गुजरे ज़माने की बात है जब मेरी नई नई शादी हुई थी और घर का खर्च चलाने के लिए मुझे गांव से इस्लामाबाद की तरफ जाना पड़ गया। मेरी बीवी बहुत ही होनहार, खुश इखलाक और बेपनाह खूबसूरत थी। कहने को तो हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन मैं अपनी बीवी कमल को पाकर बहुत ज्यादा खुश था। घर के हालात उन दौरान खासे क्राइसिस में चल रहे थे। अब्बू जमीन का केस हार गए थे और हम पर एकदम से गमों का पहाड़ टूट पड़ा। मेरी शादी को करीब अभी 3 माह ही हुए थे जब अब्बू ने हमें कहा कि बेटा, कमाने के लिए अपनी मनपसंद जगह जाना चाहते हो तो चले जाओ। मुझे अभी यहाँ दूसरी जमीन लेने में टाइम लगेगा। तुम्हें आगे बढ़ना होगा ताकि घर का गुजर बसर हो सके। मेरा नाम हैदर है। मेरी उम्र उस वक्त 26 साल थी। मैं अपनी बीवी कमल से बेपनाह खुश था। बस अब सर पर आन पड़ा था जिम्मेदारी का बोझ। और होता भी क्यों ना, मैं अपने घर का वाहिद कफील और 3 बहनों का सरबराह भी था। मेरे वालिद साहब अरसा हुआ काम छोड़ गए थे। मैं जमीनों की देखभाल किया करता था। छोटे चचा ने जो केस किया तो बस वो केस जीत गए और हम जमीनों का सारा केस हार चुके थे। अब्बा के पास इतनी रकम थी कि वो और भी जमीन खरीद पाते, लेकिन अभी वो एकदम से जमीनें खरीद नहीं सकते थे ताकि किसी की नजर में न आ जाए। लिहाजा मुझे अपने गांव से इस्लामाबाद जाना पड़ा। इस्लामाबाद में आ तो गया था, वहां मेरा एक दोस्त भी था जिसका नाम जमान था। जमान पेशे से एक दर्जी था। वो खवातीन के कपड़े डिजाइन करता और वहीं पर ही सेल आउट भी कर दिया करता। मुझे भी ये काम खासा आता था, लिहाजा मैं इसी हुनर के चलते उस जमान के पास जा पहुंचा। अब दूसरा मसला आ रहा था मेरे रहने का। जमान ने बोला, यार हैदर, हमारी खोली में इतनी जगह नहीं कि मैं तुम्हें अपने साथ रख सकूं। हाँ, थोड़े ही फासले पर मेरी एक क्लाइंट है और वो अपना घर पेइंग गेस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल करती हैं। वो आराम से तुम्हें वहां रख लेंगी और जो किराया बने तुम वहां दे दिया करना। लिहाजा मुझे वो आमना आंटी के पास ले गया। आमना आंटी का घर खासा वसी और ईस था, लेकिन वो एक ही कमरा मुझे रेंट पर दे सकी और ऊपर का पूरा फ्लोर ही तकरीबन खाली था। बस उन्होंने मुझे एक ही कमरे को खोलने और बंद करने की इजाजत दी और साथ किचन में अपना खुद ही यूज कर सकता था। मैं इतनी खूबसूरत जगह देखकर खासा हैरान हुआ, क्योंकि मेरा घर भी खासा वसी और ईस पर बना हुआ था और अब ये घर भी खासा बड़ा था। नीचे उतरने के बाद एक बहुत बड़ा सा गार्डन क्रॉस करते हुए छोटा सा स्विमिंग पूल और फिर उसके साथ बना हुआ ये घर बहुत ही खूबसूरत था। आंटी ने बस मुझे एक बात बोली थी कि रात को अगर तुम्हारे पोर्शन में कोई गड़बड़ नजर आए या आवाजें चलने फिरने की या कुछ भी महसूस हो, दरवाजा खोलकर मत देखना। वो आज रात खाना ऊपर लेकर आई थी और मुझे बता रही थी। पर आमना आंटी, आप अकेली रहती हैं यहाँ? हाँ बेटा, मैं भी 1-2 माह में अमेरिका शिफ्ट हो जाऊंगी। बस मेरा बेटा मुझे बुला लेगा। 1-2 महीने तो तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन प्लीज बेटा, यहाँ रात को इस पूरे पोर्शन में टहलना मना है और कोशिश करना कि रात 12 बजे के बाद तो बिल्कुल भी अपने कमरे से ना निकलो। गर्मियों का आगाज था। यकदम एक दफा वहां की लाइट चली गई। मुझे बहुत ज्यादा घबराहट महसूस होने लगी। मैं सिगरेट सुलगा रहा था और अचानक मैंने दरवाजा खोल दिया। मैंने देखा कि पूरा पोर्शन खाली है, तमाम कमरे बंद हैं, खूब अंधेरा छाया हुआ है। मैं दाएं बाएं जानिब नजरें फाड़ फाड़ के पूरे पोर्शन को देख रहा था और मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी थी। बेचारी आमना आंटी बिला वजह मुझे डरा रही थी।
जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे वहां रहते हुए 2 हफ्ते गुजर गए थे। मैं सुबह 12 से 11 बजे के दरमियान दुकान चला जाता और रात के तक वहां काम करता। जाहिर सी बात है, जितनी मेहनत करूंगा उतना ही सिला मिलेगा। आज रात 2:30 बजे थे जब अचानक लाइट चली गई और मैं टीवी पर न्यूज़ देख रहा था। खाना मैं खा चुका था। यही वक्त था कि मैं स्मोकिंग किया करता। 3 से 4 सिगरेट में बिला तवातुर जला देता था। अब मैं बैठा सिगरेट पी रहा था और उस खाली पोर्शन को देख रहा था कि जब अचानक मैंने दरवाजा बंद कर दिया और अपने कमरे में वापस आ गया। बड़ा सा ग्लास डोर खोलकर मैं गैलरी में जा खड़ा हुआ। अचानक मुझे ऐसा लगा कि पीछे कोई जोर से करहाया हो और यकदम उसने आवाज दी हो, हैदर, हेल्प मी प्लीज। जब मैंने अपना नाम सुना और हेल्प मी प्लीज सुना तो मैंने एकदम अपनी गर्दन घुमाई और अब पोर्शन में जाने की सोचने लगा। अचानक जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि सामने कमरे में हल्की मध्यम लाल रोशनी चल रही थी। दरवाजा भी खुला था। मैंने देखा वहां एक लड़की खड़ी है जिसके बाल खासे दराज थे। उसने लंबा सा वाइट गाउन पहन रखा था और वो मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर कह रही थी, हैदर, हेल्प मी प्लीज। मैंने अपनी सिगरेट को जमीन पर फेंककर अब उसकी आखिरी जलती हुई चिंगारी को भी बुझा दिया और आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों से उनके पास जाने लगा। अचानक मुझे याद आया कि मुझे तो आमना आंटी ने मना किया था कि तुम रात को पोर्शन में मत निकलना, भले कुछ भी हो जाए। मैं 5-6 कदम आगे आया ही था कि एकदम पीछे से दरवाजा जोर से किसी ने बंद कर दिया और जैसे ही मैंने अपनी गर्दन घुमाई देखा कि मेरा दरवाजा किसने लॉक किया है और मैंने वापस अब वहां जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा नहीं खुल रहा था। मैंने जैसे ही गर्दन घुमा के सामने दरवाजे पर देखा तो वो दरवाजा भी बंद था। कहाँ मध्यम रोशनी, कहाँ वो लड़की। मैं अपनी आंखें मसलने लगा। ये कैसा वहम है। बहरहाल मैंने 1-2 दफा जैसे ही लॉक घुमाया मेरा दरवाजा खुल गया और मैं अंदर आकर अपने दरवाजे को लॉक कर सोने की तैयारी करने लगा। बिस्तर पर दाएं बाएं करवट बदल रहा था कि नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। दूर से आती फजर की अजानों की आवाज ने मेरी आंखें ऐसे कर दी जैसे जबरदस्ती कोई मूंद रहा हो। मैं सो गया था। सुबह नाश्ता करके जैसे ही मैं नीचे उतरा आमना आंटी से मेरा टकराव हुआ और मैंने उनको रात की तमाम बात बताई। आमना आंटी थोड़ी परेशान हो गई और कहने लगी, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। वैसे भी मेरे जाने में अब 10 से 15 दिन रह गए हैं हैदर, तुम अपने लिए कोई और जगह देख लो। आंटी, मेरा आज ही घर से खत आया है। अब्बा ने जमीन ले ली है और मुझे भी अब वापस ही जाना होगा। आमना आंटी ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई और मुझे ढेरों दुआएं देने लगी। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। तो कब जा रहे हो? बस 2 से 3 दिन में मैं भी चला ही जाऊंगा। अच्छा, बस 2-3 दिन हुए यहाँ। हालांकि मेरा किराया अभी 10 दिन का पीछे पड़ा है। मैं चाहूँ तो यहाँ 10 दिन भी रुक सकता हूँ। देखता हूँ क्या करना है। ठीक है, ये कहकर आंटी कुछ सौदा लेने की गर्ज से बाजार निकल गई थीं। खासी ग्रेसफुल आंटी थीं। उम्र उनकी भले जो भी थी पर लगती 40-45 की ही थी। बहरहाल मैं भी अपनी शॉप पर आ गया और ये खुशखबरी मैंने जमान को सुनाई कि मैं अब अपने गांव वापस जा रहा हूँ। मैंने जमान के पास 1.5 माह काम किया था। वह कैसे पर लगा कर उड़ गया। इस बीच में गांव भी ना लौटा था। बस अपनी बीवी से खतों किताबत चलती रहती थी। आज की रात खासी तेज बारिश हो रही थी और मौसम खासा सर्द होने लगा था। अचानक गर्मी से मौसम में
सर्दी उतर आई थी। बारिश जो इतनी धुआंधार हुई थी, यकदम मेरे दरवाजे को कोई जोर जोर से पीटने लगा। मैं समझा शायद आमना आंटी होंगी। आया बाबा आया। मेरे हाथ में वही सिगरेट जली हुई थी। मैंने वो अपने हाथ पे पीछे छुपाकर दरवाजा खोला तो सामने का माहौल देखकर मैं फिर हैरान हो गया। ना आंटी, ना बंदा, ना बंदे की जात, पूरा पोर्शन खाली। जैसे ही नजर मेरी सामने दरवाजे पर पड़ी तो वही लाल मध्यम रोशनी अंदर से आ रही थी और वो लड़की बाहें फैलाए मुझे अंदर आने का इशारा कर रही थी। एक तरफ दिल था कि जाऊं, इस मसले का हल तो करूं। ये क्या चीज है? दिन भर तो दरवाजा बंद रखती है, रात के इस वक्त ही दरवाजा खोलती है। कौन हो बाबा? आखिर को मुझसे क्या चाहती हो? एकदम वो लड़की रोने लगी। रोते रोते उसकी सिसकियां बन गईं। हेल्प मी हैदर, हेल्प मी। फिर मुझे शुबा हुआ। आज मैंने हिम्मत करके अपने कदम दरवाजे से बाहर निकाल ही लिए। चलते चलते मैं उसके पास बिल्कुल करीब आन खड़ा हुआ। जी बोलिए मोहतरमा, व्हाट कैन आई हेल्प यू? अंदर आ जाओ हैदर। ये कहकर मैंने अंदर की जानिब कदम रखा। वो भी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई सोफा पर जा बैठी और मैं भी बिल्कुल उसके साथ जा बैठा। जी मोहतरमा फरमाइए, आप रात के 2:30 से 3 बजे के बीच में दरवाजा खोलकर हेल्प मी हैदर क्यों बोलती हैं? दिन भर कहाँ गायब होती हैं? आज मेरी सही की तपी हुई थी और मैं इस बात का भी खुलासा चाहता था। अचानक वो लड़की रोने लगी। हैदर, मैं तुमसे मदद चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं फिर गुस्से में आया और बोला, मोहतरमा मुझे पूरी बात बताती हैं या मैं जाऊं? मैं भी अजीब सनकी था। देखो हैदर, पहली बात तो ये मोहतरमा कि आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? और मुझे यहाँ पर आमना आंटी ने सख्ती से मना किया था कि मैं पोर्शन में रात 12 बजे के बाद बिल्कुल ना निकलूं, लेकिन आप हमेशा 2:30 से 3 बजे के बाद ही नाजिल हो जाती हैं। कभी क्या हरकत करती हैं, कभी क्या हरकत करती हैं। मैंने आपकी शिकायत आमना आंटी से कर दी है, वो खुद आपसे निमट लेंगी। ये कहकर मैं फिर खड़ा हुआ और दरवाजे तक जा पहुंचा। मैं खासी जोर आजमाई कर रहा था। दरवाजा था कि खुलने का नाम ही ना ले रहा था। बाहर बारिश का शोर और अंदर दरवाजे के लॉक की खड़ाक पड़ाक। मजाले जो दरवाजा खुला हो। वो लड़की भी अब हाथ बांध कर खड़ी हो गई और धाड़े मार मार कर रोने लगी। जब तक तुम मेरी मदद नहीं करते मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। अच्छा बाबा बताओ तुम्हारी क्या मदद करनी है? पहले आराम से बैठ जाओ, मेरी बातें सुनो। आसमान पर कड़कती बिजली का शोर और ऊपर से वो खूबसूरत लड़की। मुझे आज अपनी बीवी बहुत याद आ रही थी। मैं भारी कदमों से बिल्कुल उसके पास जा बैठा। बोलो क्या काम है, क्या मदद चाहती हो? कैसे भी करके इस कमरे में आमना आंटी को ला सकते हो? क्या मतलब? वो मेरी सास है, उसने मुझ पर बहुत जुल्म किए हैं हैदर। हमारी पसंद की शादी थी। अच्छा तो तुम शादीशुदा हो? हाँ, मेरी पसंद की शादी थी। हमने अपनी पसंद से कोर्ट मैरिज की थी और ये पूरा घर जो आज तुम्हें नजर आता है ये शुरू से ऐसा ना था। यहाँ मैं और मेरा शौहर जिसका नाम रहमान था, आज वो अमेरिका सेटल है। बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। शादी के शुरू के 6 माह बहुत अच्छे गुजरे जब अल्लाह ताला ने मुझे रहमत से नवाज दिया। ये एक ऐसी खुशखबरी थी जिसने मेरे पैर जमीन पर ही ना टिकने दिए। आमना आंटी को ये बात बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती थी क्योंकि वो अपनी भांजी से शादी करना चाहती थी। उनको तो मैं शुरू से पसंद ही ना थी। रहमान का वीजा आ चुका था, वो अमेरिका जाने वाला था। 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो अमेरिका चला गया और उसने वादा किया कि वो औलाद के होते ही मुझे भी अमेरिका बुला लेगा। अब जैसे तैसे वक्त गुजरने लगा। मैं उस लड़की की ये बातें बहुत गौर से सुन रहा था। अच्छा तो फिर आगे?
جیسے ہی میری ڈیلیوری کا وقت نزدیک آیا تو پتا ہے میرے ساتھ کیا ہوا؟ ہاں ہاں بتاؤ کیا ہوا؟ میں اوپر سے نیچے جا رہی تھی کہ یکدم میری ایک بہت بھیانک ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ ایکسیڈنٹ؟ اوپر سے نیچے؟ ہاں، یہ جو تمہاری آمنہ آنٹی ہے نا، انہوں نے سیڑھیوں میں تیل ڈال دیا تھا اور مجھے فون کر کے شور و بکا مچا کے نیچے بلا لیا کہ رحمان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جلدی نیچے آؤ۔ میں الٹے سیدھے پیروں سے نیچے بھاگنے لگی اور یکدم میرا پیر اس تیل کے اوپر جا پڑا اور میں لڑکتے لڑکتے اتنی بڑی سیڑھیوں سے گرتے ہوئے اپنے وزن کو نہ سنبھالتے ہوئے میرا سر زمین سے لگا اور میری بہت بھیانک موت ہوئی۔ میرا بچہ میرے پیٹ میں ہی دم توڑ گیا تھا اور میں بھی آن دا اسپاٹ مر گئی تھی۔ میں یہ باتیں سن کر ایک دم کھڑا ہو گیا۔ کیا مطلب؟ تم کون ہو؟ میں اس کمرے میں قید وہ روح ہوں جسے اس نے عاملوں سے یہاں قید کروا دیا ہے، ورنہ اب تک آمنہ زندہ نہ ہوتی۔ میں شش پنج میں کھڑا رہ گیا۔ کیا مقصد؟ میں اس کمرے میں قید اب سے نہیں 5 سالوں سے ہوں۔ میں اس گھر میں بھٹکتی تھی، روتی تھی اور آمنہ کو کوستی تھی، اس کو رات بھر سونے نہ دیتی اور اس سے یہی کہتی میرا کیا قصور تھا؟ تم نے میری محبت کا بدلہ میری موت کی صورت میں کیوں لیا؟ تم آخر مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی تھی؟ وہ روئے جائے اور آمنہ کو برا بھلا کہتی جائے۔ تو کیا یہ رحمان یہ بات جانتا ہے؟ ہاں، رحمان کو تو بس یہ پتا ہے کہ میری موت کار ایکسیڈنٹ میں ہو گئی تھی۔ رحمان اسلام آباد آ نہیں سکے کیونکہ انہیں چھٹی ہی نہ ملی تھی اور وہ اب تک یہی سمجھتے ہیں کہ میری موت کار ایکسیڈنٹ میں ہوئی ہے، جبکہ مجھے تو آمنہ نے سیڑھیوں سے وہ تیل کی وجہ سے مارا ہے۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ اچھا تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ میں رحمان کو یہ تمام حقیقت بتانا چاہتی ہوں۔ اگر تم چاہو تو رحمان کو میری تمام حقیقت بتا دو تاکہ میں سکون میں آ جاؤں۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا یہ کام کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے تم کیسے بھی کر کے آمنہ آنٹی کو اوپر لے آؤ۔ میں نے ہبڑ دبڑ میں جان چھڑانے کے لیے اس لڑکی سے یہ وعدہ کر لیا۔ دروازہ کھل گیا تھا۔ اب تم باہر جا سکتے ہو۔ میں جیسے ہی باہر کی جانب گیا فوراً پیچھے پلٹا تو دروازہ زوردار آواز سے لاک ہو گیا۔ میں نے دیکھا سامنے آمنہ آنٹی کھڑی تھی۔ میں وہیں پر ہی شش پنج میں مبتلا کھڑا ہو گیا۔ آمنہ آنٹی بالکل میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ سختی سے پکڑا اور اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ اب بیڈ روم میں لے آئی اور مجھے سختی سے نیچے بٹھایا اور بولی کیا بولا ہے اس نے؟ تو کیا آپ سمجھ چکی ہیں؟ ہاں، تم سے پہلے جتنے بھی یہاں پیئنگ گیسٹ آئے ہیں سب کو وہ ایک ہی کہانی سناتی ہے کہ میں نے اس کے بچے کو مارا ہے اور اسے بھی مارا ہے۔ یقیناً اس نے بھی تمہیں یہی کہانی سنائی ہوگی اور کسی رحمان نام کے بیٹے کا ذکر کیا ہوگا۔ جی 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 بالکل بالکل۔ دیکھو حیدر، نہ ہی یہ میری بہو ہے اور نہ ہی رحمان نام کا کوئی میرا بیٹا ہے۔ میں اپنے بھائی کے پاس امریکہ جا رہی ہوں۔ میں نے شادی کی ہی نہیں تھی۔ میرے سابقہ بس یہ سمجھ لو کہ میں ایک ایسے عشق میں گرفتار تھی جب میں بھاگ کر اس گھر میں آئی اور اپنی محبت سے شادی کرنے کے لیے چند راتیں یہاں گزاری تو بس اس لڑکی نے، یہ حاملہ ہی تھی، اسی کمرے میں خودکشی کر لی تھی۔ اب تو میرے پیروں تلے اور بھی زمین نکل گئی تھی۔ 2 کہانیاں 2 باتیں۔ یہ کون ہے؟ یہ میرے اسی عاشق کی بیوی ہے جو پہلے سے ہی شادی شدہ تھا۔ مطلب آپ یہ بات نہیں جانتی تھی؟ نہ بابا، میں ان دوران ہاسٹل میں پڑھا کرتی تھی اور اس کی سامنے ہی شاپ تھی۔
بس ہمارا افیئر چل گیا اور میں اس کے ساتھ بھاگ کر اس وسیع اور اس بنگلے میں آ گئی۔ وہ اسٹیٹ ایجنسی کا کام کرتا تھا پر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شادی شدہ ہے۔ وہ بھی دل پھینک تھا لیکن میں سیریس تھی۔ بس اس لڑکی نے ہمارے لیے جو کھانا بھیجا تھا، میری قسمت اچھی تھی، میں وہ کھانا نہ کھا سکی کیونکہ اس روز میری طبیعت خراب تھی۔ میرا وہ عاشق وہ کھانا کھا گیا جس کا نام رحیم تھا، اور اس نے اپنے آپ کو اسی کمرے میں پھانسی دے دی۔ یہ دونوں مارے گئے اور میں یہیں رہ گئی۔ جب سے میں یہ گھر پیئنگ گیسٹ کے طور پر یوز کرتی ہوں اور یہ سب کو یہی کہانی سناتی ہے۔ میں نے اس کی بھٹکتی آتما کو اس کمرے میں ایک عامل سے قید کروا دیا تھا۔ یہ سب کو یہی کہتی ہے کہ کیسے نہ کیسے کر کے مجھے اس کمرے تک لے جایا جائے تاکہ یہ مجھے مار کر اپنا انتقام لے سکے۔ یہ بھیانک کہانی سن کر تو میرے پیروں تلے اور بھی زمین کھسک گئی۔ میں نے جیسے تیسے صبح کا انتظار کیا، سامان باندھا اور وہاں سے نکل لیا۔ آمنہ آنٹی، آپ کو بھی یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے، اور ہاں، سیل ہی کر دینا چاہیے۔ اور میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ نے اپنی زندگی جیسے تیسے گزار لی ہے، لیکن یہ آپ کا پیچھا تو ایسے نہیں چھوڑے گی۔ میں نے ہنستے ہوئے ان کو چٹکی لی اور اس گھر کو خیر بات کہتے ہوئے نکل گیا۔ میں نہیں جانتا آمنہ آنٹی وہاں کتنے ٹائم رہی ہوں گی، یا وہ امریکہ شفٹ ہو گئی ہوں گی، یا کچھ اور بات، لیکن میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بھی غداری نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی خوبصورت بیوی سے نوازا تھا اور ساتھ ساتھ وہ میری وفادار بھی تھی۔ یہ رشتہ وفا کی بنیاد پر چلتا ہے۔ بھلے اسلام میں 3 سے 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، لیکن وفا تو ہم کسی ایک سے ہی کر سکتے ہیں۔